जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रीलिम्स 45 ईयर प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस में स्वागत है। अभी तक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, आर्ट एंड कल्चर खत्म कर चुके हैं और अब हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन दिस। हम लोग का पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो जहाँ तक मैंने पढ़ा एनसीईआरटी कि जो मुस्लिम रूलर्स थे बहामनी किंगडम्स के और वो सारे किंगडम्स के, उन लोगों ने मिल करके विजयनगर एम्पायर को हरा दिया और वहाँ से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो बेसिकली यूनिटी अमंग मुस्लिम रूलर्स इनका आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्या है ये? ड्यूरिंग द औरंगजेब राइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट इंक्लूडेड इन हिज गवर्नमेंट? मुझे लगता है तीनों थे इसमें। मराठास कैसे होंगे? औरंगजेब का तो फुल वही था कि अगेंस्ट मराठास वो इतना ज़्यादा कोशिश किया, इसीलिए उसके एम्पायर में वीकनेस आ गई। एक रीज़न बोलते हैं ना, 4 रीज़न रहते हैं मुगल एम्पायर के गिरने का। तो औरंगजेब का रूल के अंदर 2 रीज़न रहते हैं, एक तो रिलीजियस पॉलिसी और दूसरा मराठास के अगेंस्ट वो क्या कहते हैं, एग्रेसिव रहना। हाँ, आपका बात बिल्कुल सही है कि शिवाजी महाराज को भी लेकर के गए थे उधर, फिर उनने बगावत कर दी, फिर 1665 में उधर से भाग के आ गए। परंतु जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसमें एक जगह ऐसा लिखा हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली एक टाइम ऐसा आ गया था कि अप्रोक्सीमेटली आधा जो कोर्ट थे उसमें आधे लोग मराठा थे। However, it may be noted that while the Hindus formed roughly 24% of the nobility under Shah Jahan, they accounted for about 33% nobles during the second half of the Aurangzeb reign. While their total number rose by one half of times of the Hindu nobles, the Maratha formed more than half. नहीं, नोबल्स है ना ये तो, उसमें क्या लिखा हुआ है? कोर्ट में पूछा है क्या? गवर्नमेंट के अंदर ही तो आएंगे सब। ये थोड़ा सा मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट किस चीज को फिर डिफाइन करेगी? मनसबदार? सर पता नहीं, मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट मतलब सब कुछ। नोबल्स क्या होते हैं? नोबल्स तो मिनिस्टर को कहता है। नहीं नहीं, नोबल्स तो एक वो है ना, क्लास है वो। हाँ, बट मुश्किल होगा ना अगर क्लास। जो बंदा ये चीज़ पढ़ा हुआ है उसके लिए डिफ्रेंशिएट करना एग्जाम टाइम पे कि भाई नोबल अलग है गवर्नमेंट अलग है, मुश्किल होगा। हाँ, नोबल तो एक जनरल क्लास के लिए कहते हैं। जैसे हम हर मनसबदार नोबल है, पर हर नोबल मनसबदार नहीं। मनसबदार स्पेसिफिक बंदा है जो गवर्नमेंट का हिस्सा है। पर कोई जमींदार रहा पुराने जमाने का, नोबल में ही आएगा, नोबिलिटी कहलाई जाएगी। पर हो सकता है यहाँ पे स्पेसिफिकली इसी के लिए कह रहे हो। इसको थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है। ओके, द पर्पज ऑफ मोहम्मद गजनी अटैक ऑन इंडिया वाज? ये तो बहुत सिंपल है, वो 17 बार आए थे शायद, ट्रांसगोरी या गजनी में से कोई एक 17 बार आया था। तो बेसिकली उनका मकसद ये था कि भाई प्लंडर दी वेल्थ ऑफ इंडिया, इधर से वो लोग वेल्थ लेकर के जाना है। बेसिकली वहाँ जो एम्पायर होते थे उनका मकसद यही होता था कि भाई रिसोर्स को इकट्ठा करना है ताकि जाकर के मक्का और मदीना जो एरिया है वहाँ पर कब्जा किया जाए, खलीफा बन सके वो लोग। तो रिसोर्स के लिए वहाँ तो रिसोर्स है नहीं, तो बेसिकली वो लोग इंडिया आते थे, रिसोर्स लूट करके लेके जाते थे और फिर उधर जाके लड़ाई करके युद्ध करते थे। तो इनका मकसद ये होता था। ठीक है ये। ओके, फोर्थ है द मनसबदार्स इन मुगल वेयर। तो अभी हमने बात की कि मनसबदार को बोलते हैं ऑफिशियल, मतलब जो वहाँ पर कंट्रोल करते हैं, जिसको हम लोग देते थे 5,000 6,000 इस तरीके से। मेरे हिसाब से आंसर इसका बी हो जाना चाहिए। द अर्निंग्स ऑफ द किंग्स इन द मेडिएवल एज वेर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम? मेडिएवल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो नहीं होगा, ट्रेड, लैंड रेवेन्यू, ऑफरिंग्स, मेड टेम्पल, ये भी नहीं होगा। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड में देखा जाए तो लैंड रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होता होगा वहाँ पे। ट्रेड तो बहुत ज़्यादा होता नहीं होगा, होता होगा बट लैंड रेवेन्यू ज़्यादा होता होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी देना चाहिए। सूफी सेक्ट्स ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन इस्लाम, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 79-80 के जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। हाँ, among the following who was the proponent of the भक्ति cult from West Bengal? ये भी बहुत आसान है, चैतन्य महाप्रभु। ये वेस्ट बंगाल के थे। जो हरे रामा हरे कृष्णा वाला जो आया है, इस्कॉन जो आया है, सब इन्होंने ही किया है। और मेंस में भी इसके ऊपर सवाल पूछा हुआ है डायरेक्ट इनके ऊपर स्पेशली, तो ये तो पता होना चाहिए। Which of the following was the cause of disintegration of Mughal Empire? War of succession among sons of Aurangzeb, attacks of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, revolts of various communities like Jat, Sikh, Rajput, etc. All of the above mentioned factors to the downfall
दो तीनों सही है, तीनों सही है। नादिर शाह 1739 में आया था, अब्दाली 62 में आया था, और वार ऑफ ससन तो हुआ ही था, एक दूसरे को मार रहे थे लोग, एक साल का कोई राजा टिक नहीं पाया था। और ये भी था, नया नया स्टेट जो है बन के निकला था, तो इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अ सल्तनत ऑफ दिल्ली हैव टेकन व्हिच आर द फॉलोइंग इन द बिल्डिंग्स फ्रॉम एंशिएंट आर्किटेक्चर। ये तीन तो मुस्लिम लग रहा है मुझे, तो ये तो लिया नहीं होगा। डेकोरेशन फिगर्स में बहुत कुछ आ सकता है, तो मुझे लगता है कि आंसर इसका डी लेना चाहिए। नहीं, डेकोरेशन फिगर्स का मतलब मेरे ख्याल से फिर स्कल्पचर टाइप के होंगे, जो कि मेरे ख्याल से अगर वो उसके ऊपर कोई डेकोरेशन करते थे तो वो तो फ्लोरल होता था, या फिर कुरान के वर्सेस लिखे रहे। अगर डेकोरेशन फिगर की बात करेंगे तो जैसे यक्ष और यक्षिणी बनाते थे इंडियन आर्किटेक्चर में, तो आएगा। अब और मेहराब है, वो तो ऑब्वियसली मुस्लिम है, और गुंबज इससे पहले कभी नहीं आया था। अब इस क्वेश्चन के स्पेसिफिक रीजन की वजह से मैंने देखा था कि मेरे को एक्चुअली में लग रहा था कि चारों ही नहीं है, चारों ही इस्लामिक है, बट अपेरेंटली जो आपका सांची स्तूपा का वो है तोरण, वो आर्च्ड है। ओहो, और बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है आज। हाँ, ये तो सही लॉजिक है। वहां से इसको लगाते हैं कि ये आर्ट ओपनिंग थी पहले भी। और जो हम लोग का वो है, जो बहुत सारा केव्स बना हुआ है, अगर हम लोग बार केव्स ही देखें, वहाँ पर भी आर्च ओपनिंग है, मतलब ट्रायंगल टाइप है। हाँ, सही, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। नाइस, एंड का सी। ओके, हु वर जागीरदार ड्यूरिंग द reign of Akbar? Large state honors, official of state who were given Jagir in place of cash pay, revenue collectors, autonomous ruler under Akbar. डी हट जाएगा, लार्ज स्टेट ऑनर्स से भी हट जाएगा, रेवेन्यू कलेक्टर्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि जागीरदार जो है जमींदार के थ्रू रेवेन्यू को कलेक्ट करवाते थे। इसका आंसर बी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 10 का ए दिया हुआ है। नहीं, पीईओ। लार्ज स्टेट ओनर तो कुछ भी हो सकता है, जागीरदार तो स्पेसिफिक। ये शायद गलत दिया हुआ आंसर, बहरहाल इसको मतलब ये तो काफी ऑब्वियस लिखा भी हुआ है ना बी, तो जनरली ऐसा फैक्ट बेस जाता है तो चेक कर लो, अगर फैक्ट पता है तो फैक्ट पता ही है कि सब कुछ सही लिखा हुआ है बी। Okay, next question. What was not the most important feature of land revenue system of Akbar? Not. Okay. Collection of land revenue in cash or kind. Collection of land revenue based on accurate measurement of land. नहीं, ये तो नहीं होगा। जो 10 वाला सिस्टम है और 2-3 सिस्टम लोग लेकर के आए थे अकबर, तो बी तो गलत है। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली एट द सेंट्रल ट्रेजरी, ये नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वो लोग रखते थे, जो स्टेट ऑनर जागीरदार थे, वो सब मनसबदार थे, वो सबको सबके थ्रू आते थे। मुझे लगता है कि यही गलत होगा। फिक्सेशन ऑफ रेट ये तो होता था, ई तो सही है, ई भी सही है। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन कैश अकाउंट, नहीं सके, मुझे सी और डी में लग रहा है दिक्कत। फिक्सेशन ऑफ रेट जब हर 10 साल पे चेंज हो रहा है रेट, ओके, तो इसको फिक्स बोलेंगे या फिर आपका चेंज ही बोलेंगे, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में ये डिफरेंस था ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर फिक्सेशन ऑफ रेट, मतलब फिक्सेशन ऑफ रेट्स इम्पोर्टेंट फीचर भी लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली क्या सेंटर की तरफ जाता था ट्रेजरी, या फिर बीच में जो लोग रहते थे वो कट के पहुंचाते थे? तो जो आपके मनसबदार थे वो उनको पेमेंट मिलता था, और वो मीर बख्शी के थ्रू ही मिलता था, जहाँ तक मुझे याद है। उनको सैलरी मिलती थी, वो सैलरी जो है इस चीज पे बेस्ड होती थी कि उनकी रैंक क्या है। इसकी एक कहानी भी है कि एक सूबेदार से एक ना कोई मनसबदार अपने बेटे का करवाता है, मनसबदारी की सिफारिश करवाता है, और वो बनता है, और फिर उसको सैलरी नहीं मिलती है तो उसको उधार लेने पड़ते हैं। तो वो वाली स्टोरी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके पहुंचाता होगा। बस यहाँ पे बस जागीरदार क्या करता है, जागीरदार कैसे काम करता है, वो अपनी पे लेता है। तो यानी कि अगर सब में सैलरी बढ़ रही है तो हो सकता है सेंट्रल ट्रेजरी में जाता हो सारा कुछ, और फिर सबको अपनी रैंक के हिसाब से पैसा मिलता। दोनों में कंफ्यूजन तो है।
देखते हैं आंसर क्या है। पर फिक्सेशन ऑफ रेट मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। ये है कि फिक्सेशन, अगर मान लीजिए हम ये कहेंगे फिक्सेशन ऑफ रेट इज नॉट द आंसर, यानी कि ये क्या कहा जा रहा है हमें कि फिक्सेशन ऑफ रेट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, 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 मेरे को भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही नहीं है। ओके, हाँ, इस तरीके से सोचा जा सकता है इसको। सही, सही। और जो आप बोले वो भी सही है, क्योंकि मनसबदार को 5,000, 50,000, 60,000 इस तरीके से बाँटा गया था। तो बेसिकली उन लोग को दिया जाता था कि भाई तुम लोग इतने जो है घोड़े को और ये जो भी है मैनेज करके रखो। एक एक बंदे पे 2-2 घोड़ा, ऐसा कुछ जो भी था उनका नियम। अलाउद्दीन के समय था और इनके समय भी था कुछ-कुछ। ओके, बेसिकली उनको सैलरी दे रहा है सरकार, तो कहीं न कहीं से डायरेक्टली पैसा आ रहा होगा उसको। सही, सही। बस यहाँ पे जागीर की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी हाँ, मुझे लगता है कि सेंटर पे जाता तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अकबर पे नहीं जा रहा है यार पैसा हैं, उधर। सही, सही। इसका आंसर बहरहाल आंसर डी है। जो लॉजिक आप बताया अभी कि कन्वर्सली हम लोग नहीं कह सकते कि फिक्सेशन ऑफ रेट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही बात है, नहीं कह सकते इसको। हाँ, बीजक बीजक को कबीरदास लिखे थे, ये वेल नोन फैक्ट है। या हर जगह रहता है ये।